ब्याणा साहब लक्की माने जाते हैं 2024 के लिए, और हुड्डा साहब के भी कहीं ना कहीं खासम खास रहे हैं। अनुमान लगा हजार सर 2024 का जो चुनाव होगा ना, उसमें ब्याणा साहब कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। 100%। साहिल ब्याणा का नाम आगे आ रहा है और अनुमान भी लगा रहे कि ब्याणा साहब 2024 में फ्रंट पे रखने वाले भी साहिल ब्याणा है। एक हांसी से उमरा रोड है सर, कल ही कहा था मैं, उसकी हालत इतनी नाजुक है कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी नहीं टप सकता। उसके ऊपर आपकी सड़क की हालत वाकई खराब है, आप सही कह रहे हैं। सुमन शर्मा ने आरोप लगाता है कुछ चुनिंदा जगहों पर विधायक जाते हैं, 2-2, 3-3 बार एक ही गली का निर्माण करते, एक ही जगह पर नारियल फोड़ते। बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ूंगा, तो बीजेपी की टिकट से लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। हांसी हल्के के न्यूज एंकर ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में मात्र 5% वोट बैंक आपको मिला। किस तरह से देखते उस सर्वे को? 19 में चुनाव हुआ था, तब भी एक ऐसा ही सर्वे हुआ था, तब भी मेरे को चौथे नंबर पे रखा था इन्होंने 2019 में। और वो सर्वे करने वाले को पता भी है। फैमिली आईडी में इनकम सोर्स ज्यादा दिखा देते, राशन कार्ड तक काट जाते, उनका कोई समाधान नहीं है। डिपार्टमेंट के पास में जाओ, हांसी सार चक्कर काट ले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नमस्कार, इस समय हांसी विधानसभा के अंदर मौजूद है। हांसी के विधायक माननीय विनोद ब्याणा हमारे साथ मौजूद। आजकल हवाएं चल रही है, विधानसभा सत्र जैसे चलता था ठीक वैसे ही आजकल नेता स्तर चल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक सरकार की तरफ से जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, उस जनसंवाद का अगले चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है, कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हांसी के विधायक माननीय विनोद ब्याणा हमारे साथ मौजूद। ब्याणा सर नमस्कार, स्वागत। नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। किस तरह का देखा जरा सर, लगातार जो जनसंवाद के तहत लोगों का जो भीड़ और प्यार उमड़ रहा है, आप कैसे देखते हो? देखिए, जनसंवाद के मायने ये होते हैं कि सरकार जनता के बीच में जाए और जनता से जाके उसका कुशल क्षेम तो पूछे ही, साथ में ये पूछे कि तुम्हारे को सरकार से क्या तो बढ़िया चल रहा है सरकार का, और क्या ऐसी उम्मीदें थी जो सरकार नहीं कर पाई, उसके बारे में आप अपनी राय बताओ। तो यही जनसंवाद है। हम जाते हैं, लोग बड़ा स्वागत करते हैं और अपनी अपनी बात बताते हैं कि जी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दी है, हमारे आयुष्मान कार्ड बना दिए, 5 लाख रुपए तक की इलाज फ्री हो रहा है, और घर घर में 24 घंटे बिजली आ रही है, और ऐसे ऐसे जो सरकार ने पोर्टल पे घर बैठे पेंशन बन रही है, घर बैठे आपका राशन कार्ड बन रहा है, कहीं कहीं जाना नहीं, दफ्तर में धक्के खाने नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, आपका राशन आपका बुढ़ापा पेंशन बन के अपने आप घर आ जाएगी। आपकी अगर इनकम 1,80,000 रुपये से कम है आपकी फैमिली आईडी में, तो आपका राशन कार्ड घर बन के आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये बातें जनता बहुत पसंद कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात जनता के मुख से निकली हो कि जो सरकार अब तक ना कर पाई हो। मगर फिर भी जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छा संवाद चल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की तो ये इच्छा थी कि मैं सारे गाँव में जाऊँ, मगर वो अब सारे गांव में तो नहीं जा सकते। पहले उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की ड्यूटी लगाई कि मेरी जगह आप जाइए मेरे प्रतिनिधि बन के। तो जब ये देखा कि गांव 7 हो जा रहे हैं, मंत्री भी 10 मंत्री हैं, तो ये नहीं जा पाएंगे सारे। फिर उन्होंने एमपीज की ड्यूटी लगाई, अब एमएलए की ड्यूटी भी लगा दी। जैसे कि आज मैं जींद हल्के में जा रहा हूँ जनसंवाद के लिए, मेरी ड्यूटी है। तो सही मायने में जनसंवाद का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और जनसंवाद के माध्यम से सरकार की बातें भी जनता तक पहुंच रही है और जनता की बात भी सरकार तक पहुंच रही है। ठीक है सर, ये फायदे हैं आपके जो, लेकिन इफेक्ट क्या सर? फैमिली आईडी में इनकम सोर्स ज्यादा दिखा देते, राशन कार्ड तक काट जाते, उनका समाधान नहीं है। डिपार्टमेंट के पास में जाओ, हांसी सार चक्कर काट ले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऐसा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई, मगर अब तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत आई तो हमें बताएं, हम करवाएंगे उसको ठीक। हम जनता के दरबार में जाते हैं, जनता के दरबार में भी यही कहते हैं, और फौरी तौर पे वहाँ खड़े होकर अगर कोई कहता है कि मेरी 60 साल उम्र हो गई और मेरी पेंशन नहीं बनी, हमारे साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का आदमी होता है, उसी टाइम हम उनसे फैमिली आईडी लेते हैं और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के आदमी को कहते हैं इसकी अभी पेंशन बना के दे। विदिन 24 आवर्स उसकी पेंशन बनती है। अगर कोई ऐसी कमियां हैं तो उसको भी दूर किया जा रहा है। जब भी कोई नई प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें कई कमियां भी होती हैं, एकदम सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, मगर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी कमियां दूर हो गई, और थोड़ी बहुत कमियां हैं तो भी दूर हो जाएंगी। ठीक है ब्याणा साहब, आपकी लोकप्रियता अच्छी है यहाँ हल्के में, लेकिन हांसी हल्के के न्यूज एंकर ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में मात्र 5% वोट बैंक आपको मिला। किस तरह से देखते उस सर्वे को? मैं तो देखिए 2019 में चुनाव हुआ था, तब भी एक ऐसा ही सर्वे हुआ था, तब भी मेरे को चौथे नंबर पे रखा था इन्होंने 2019 में। और वो सर्वे करने वाले को पता भी है, लोगों को भी पता है,
जब भी मैं चौथे नंबर पे ही था, मगर मुझे इस बात का फख्र है भगवान की कृपा से मैं 22,500 वोटों से चुनाव जीता। तो फख्र तो मैं तो ये कहता हूँ अब भी चौथे नंबर पे हूँ, तो पिछली बार 22,500 से जीता था, अब की बार 25 और 30 से ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। ये आंकड़ा बढ़ेगा। पिछली बार भी चौथे नंबर पे था तो 22,500 से जीता था, अब भी चौथे नंबर पे हूँ तो मैं 22,500 से ज्यादा जीतूंगा, कम नहीं जीतूंगा, ये मेरा विश्वास है भगवान की कृपा। ठीक है, एक चर्चा चल रही है साहिल भैणा का नाम आगे आ रहा है और अनुमान भी लगा रहे कि भैणा साहब 2024 में फ्रंट पे रखने वाले भी साहिल भैणा है। ऐसा कुछ नहीं है, साहिल सेवा कर रहा है, सेव सोशल बच्चा है। जब मैं नहीं होता तो लोगों की, जनता की सेवा करता है, और अभी तक उसका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं। भैणा साहब लक्की माने जाते हैं 2024 के लिए, और हुड्डा साहब के भी कहीं ना कहीं खासम खास रहे हैं। अनुमान लगा हजार सर 2024 का जो चुनाव होगा ना उसमें भैणा साहब कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। 100% बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ूंगा तो बीजेपी की टिकट से लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। जिस तरह सरपंचों का विवाद चल रहा है, और ये आपने अनुमान लगाया था कि जो आप आने वाले 5 नवंबर उसमें सरपंच है सरकार का समर्थन करने वाले, लेकिन कहीं भी चर्चा चल रही है कि उस सरपंच एसोसिएशन की मीटिंग में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना समर्थन देने के लिए वो पहुंच रही। कोई बात नहीं, ये तो विपक्ष का काम होता है। विपक्ष को जहां भी कोई ऐसी जगह मिलती है तो विपक्ष तो जाने का काम करता है। विपक्ष अपनी ड्यूटी निभा रहा है, सरकार अपनी ड्यूटी निभा रही है। पक्ष और विपक्ष दो, प्रजातंत्र में दो चीजें जरूरी है, पक्ष भी और विपक्ष भी। पक्ष अपना काम करता है, विपक्ष अपना काम करता है। पक्ष का काम है सरकार के द्वारा कही गई जो काम किए जा रहे हो अच्छे से अच्छे काम हो, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, सरकार का तो ये काम होता है। और विपक्ष का काम होता है ना होते हुए भी उसमें कमियां ढूंढना। आज हम इस बात को फख्र के साथ कह सकते हैं कि माननीय मनोहर लाल जी में ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज विपक्ष के नेता भी, विपक्ष के लोग भी जब दबी जबान से ये कहते हैं कि मनोहर लाल ईमानदार आदमी है, और जो मनोहर लाल की नीति है, मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है। बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देना छोटी बात है क्या? एक आदमी का इंटरव्यू आता था, वो मोहल्ले के 10 आदमी इकट्ठे करता था, 10 आदमी एमएलए के पास जाते थे, एमएलए को चिट दे के आते थे। अगर एमएलए कह देता भाई मैं तो हाँ भर बैठा किसी की, मैं तो उसकी लगवाऊंगा, तो फिर वो पैसा का जुगाड़ करता था, किला आधा किला बेचता था, पैसे जुगाड़ करके कोई और कुर्ते पजामे वाला ढूंढता था, भाई ये बंदा लगवा सके नौकरी, उसको पैसे दे के आता था। फिर रिजल्ट आता था, नौकरी नहीं लगती थी, फिर वो कहता यार नौकरी तो नहीं लगी, पैसे तो दिवा दो उल्टे मेरे, वो पैसे भी फंस जाते थे। वो व्यवस्था थी एक आज व्यवस्था है। आज किसी को भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ो, अच्छी शिक्षा लो, मेरिट प्राप्त करो, मेरिट से आपके घर में नौकरी मिलेगी, आपके घर मैसेज आएगा। आज देखिए गरीब से गरीब बच्चा जिसकी कोई अप्रोच नहीं, घर बैठे नौकरी मिल रही है। ये व्यवस्था परिवर्तन का काम है, पारदर्शिता लेकर के आई है, और ये अनूठी मिसाल है। निश्चित तौर पे जनता इसको पसंद कर रही है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज मनोहर लाल की सरकार बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है, और जनता का एक बार फिर सरकार बनाने का मूड है। और सेंटर में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाएंगे, और हरियाणा में तीसरी बार माननीय मनोहर लाल जी सरकार बनाएंगे। ठीक है, ये तीसरी बार सर फिर गठबंधन के साथ में या प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार आने? नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ, अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ठीक है, एक अनुमान ये भी लगा था सर, अध्यक्ष जी को चेंज किया गया, धनखड़ साहब की जगह पे नायब सैनी जी को बिठाया कि जाट बहुल्य जो वोट बैंक जुड़ना था बीजेपी के साथ में वो नहीं जुड़ पाया, जो पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक उनको लुप्त उठाने के लिए अभी को चेंज किया गया। ऐसा है, ये ऊपर के लेवल की बात है, ये ऊपर के लेवल के फैसले हैं, शीर्ष नेतृत्व के फैसले हैं। क्या सोच के उन्होंने फैसले किए हैं इसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हम उस कैटेगरी के लोग नहीं हैं कि जो हम फैसले में शामिल हों या अपनी राय दें। ये बहुत ऊंचे नेतृत्व की बात है, उनका फैसला है, जो उन्होंने किया है कुछ सोच के किया होगा, ठीक ही किया होगा। यहाँ आप हर दिन नारियल फोड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी बोलते हैं कि मैं अपने काम पर विश्वास करता हूँ, जो बोलते हैं वो डंके की चोट पर बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता सुमन शर्मा ने आरोप लगाया था कुछ चुनिंदा जगहों पर विधायक जाते हैं, 2-2, 3-3 बार एक ही गली का निर्माण करते, एक ही जगह पर नारियल फोड़ते। एक आध गली का नाम बताओ जो 2-3 बार नारियल फोड़ आया हूँ, एक गली का आरोप। तो देखो हमने अभी कहा था ना, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और पक्ष का काम है सरकार की कारगुजारी को बरकरार रखना, तरक्की करवाना, विकास करवाना, ये सरकार का काम है। हम अपने दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, जो चाहे आप किसी गांव में चले जाएं, आप हांसी से निकलें, आप पेटवा रोड पे जाएं, आप हांसी से निकलें, आप ढाणी राजू रोड पे जाएं, पुट्ठी रोड पे जाएं, आप हांसी से निकलें, भाटोल जाटान रोड पे जाएं, मतलब किसी भी सड़क पे चले जाएं, सारी सड़कें बहुत सुंदर, यूं चमाचम सड़कें हैं।
आप शहर की सड़कों पे निकल जाओ, शहर की सड़कें चमाचम है। अभी हमारे पास 1 साल और है काम करने का। निश्चित तौर पे अगर कोई अभी भी कोई छोटी मोटी कमियां हैं, मगर ये बिल्कुल गलत आरोप है कि एक सड़क को 2 बार नारियल फोड़ा जा रहा है, 2 बार बढ़ाया जा रहा है। ये तो उन लोगों की टीस है भाई, ये काम क्यों हो रहे हैं। इन कामों की वजह से कहीं विनोद विहाना दोबारा एमएलए ना बन जाए, ये उनकी टीस है। और उनका देखो कहना बनता है क्योंकि वो विरोधी लोग हैं, विरोध नहीं करेंगे तो वो यूं कैसे कहेंगे विनोद विहाना जिंदाबाद, विनोद विहाना बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये तो कोई भी नहीं कहेगा, विपक्ष के लोग थोड़ी कहेंगे, ये लोग, ये जनता कहेगी। जनता जब काम देखेगी और जनता को ये लगेगा कि आज तक इतने काम कभी नहीं हुए, तो निश्चित तौर पे वो जनता फिर एक बार हमें मौका देगी। ठीक है, लोगों का ओपिनियन लेने के लिए हम भी लोगों के बीच में गए सर। कुछ ऐसी सड़कें थी जो आप विधायक थे, उसके बाद फिर अब आप विधायक तभी बन पा रही है, पिछले 5 सालों में नहीं बन पाई थी। एक हांसी से उमरा रोड है सर, कल ही कहा था मैं, उसकी हालत इतनी नाजुक है कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी नहीं टप सकता। उसके ऊपर आपकी नजरें कब तक है और कब ऐसा कुछ नहीं है, आप सुनिए एक बार। हांसी उमरा रोड की बात बताता हूं मैं। इसका 39 करोड़ रुपया हमने मंजूर करवा दिया। ये सड़क 5.5 मीटर चौड़ी है, हमने इसको 10 मीटर, क्योंकि इधर क्रैशर वगैरह है, ट्रैफिक रहता था, तो मैंने इसको कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको चौड़ा करवा दे। वो 10 मीटर की सड़क मंजूर हो गई और 39 करोड़ रुपए बजट भी आ गया। इसका काम शुरू होना था, काम शुरू, क्योंकि ये सड़क चौड़ी होनी थी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पेड़ काटने की मंजूरी लेनी थी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मंजूरी देने के लिए मना कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आप पेड़ काटना चाहते हैं तो हमें कम से कम 25 एकड़ जमीन पेड़ लगाने की दे दो। जी जी जी। तो उसके लिए अभी हम सोच रहे हैं कि 25 एकड़ जमीन दें या क्या करें। अब कुल मिला के मैंने ये सोचा कि भी अगर हम इसको लंबा खींचते हैं तो टाइम लग जाएगा, सड़क की हालत वाकई खराब है, आप सही कह रहे हैं। इसलिए अब मैंने परसों चौथे ही एक्सीएन साहब को कहा था कि आप इसको 10 मीटर की बजाय 7 मीटर बना दो। अगर हम 7 मीटर बनाते हैं तो फिर हमें फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अप्रूवल लेने की, क्योंकि वो पेड़ नहीं आते 7 मीटर तक। तो हम जल्दी इसको 7 मीटर का दोबारा एस्टिमेट बनवा के इसको नई सड़क बनवाएंगे। पैसा इसका आ चुका, अगर देरी हुई है तो सिर्फ टेक्निकल देरी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से। अब वो देरी भी हम समाप्त कर देंगे और बहुत जल्दी ये सड़क बन जाएगी। धन्यवाद सर आपका। ये थे हांसी के विधायक माननीय विनोद विहाना, दबंग और दानी नेता। जिस तरह से बेबाकी से बात करते हैं और साहिल विहाना के ऊपर समाज सेवी का टैग लगा दिया 2024 में, और 110% बीजेपी के ही प्रत्याशी होंगे हांसी के विधायक विनोद विहाना। सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। मिलांगे तब तक, धन्यवाद।